नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो खबर तो आपने सुनी ली होगी, ट्रम्प साहब ने पलटी मार ली। जिस दिन उन्होंने वर्ल्ड वाइड टैरिफ की घोषणा की और वो टैरिफ जिस दिन से लागू होना था उसी दिन उन्होंने एक पॉज बटन पे स्ट्राइक कर दिया। यानी कि उन्होंने ये जो टैरिफ की घोषणा पिछले दिनों में की थी उसको उन्होंने स्थगित कर दिया है। कितने दिनों के लिए? 90 दिनों के लिए। और किन के लिए स्थगित किया है? केवल उन देशों के लिए जिन्होंने कोई काउंटर टैरिफ नहीं लगाया, यानी जिन्होंने रिटेलिएट ट्रम्प साहब के टैरिफ के अगेंस्ट में नहीं किया है। तो बात यह है कि उन्होंने ऐसा जब किया तो वर्ल्ड मार्केट्स पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, अमेरिकन मार्केट चूँकि काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस में से हैवी थे, तो अमेरिकन मार्केट्स जो है वो 6 से लेके 9-10% तक उछल गए। और इससे ये इंडिकेशन है कि आगे जो भारतीय बाज़ार हैं उसमें भी शॉर्ट टर्म में तेज़ी होगी। वो तेज़ी वैसे आज ही होती, लेकिन चूंकि भारतीय बाज़ार आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में बंद हैं, इसलिए वो तेज़ी संभवतः कल होगी। अब ये तेज़ी कितनी सस्टेनेबल होगी, कितने दिन तक और चलेगी, ये तो सिर्फ ट्रम्प साहब के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे आने वाले उनके वक्तव्य किस प्रकार के होंगे। लेकिन चीन के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप का रुख अभी भी बहुत कड़ा है और उन्होंने चाइना के ऊपर 104% 104% टैरिफ की घोषणा कर दी है। चाइना भी कोई पीछे रहने वाला तो है नहीं, तो उन्होंने भी यूएस से इंपोर्ट पर जो पहले 34% रिटेलिएटरी टैरिफ की घोषणा की थी उसकी जगह 34 से बढ़ाकर उन्होंने 84% कर दिया है और ये टैरिफ आज से लागू हो गया है। अब बात ये है कि क्या ये ट्रेड वॉर आगे बढ़ेगा यूएस और चाइना के बीच में और यूएस और अन्य कंट्रीज़ के बीच में, और भारत का इसके ऊपर क्या प्रभाव दूरगामी पड़ने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो ट्रम्प साहब के ये जो एक्शंस हैं ना, इन्होंने वर्ल्ड वाइड एक जितने भी देश हैं उनको एक बात की ये चेतावनी दे दी या उनको इस बात के लिए सतर्क कर दिया कि अब कम से कम जब तक ट्रम्प साहब रहेंगे तब तक तो उनको अमेरिका के एक्सपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना है। तो चीन ने जो अमेरिका से आगे रहने की कोशिश करता है, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो और चाहे वो कंप्यूटिंग और इंटेलेक्चुअल पावर हो, तो उसने तो गूगल जैसे बड़े हेडक्वार्टर बनाने की एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च कर दी है जो हुआवेई बना रहा है। तो चीन की जो कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा प्रोसेसिंग की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो पॉइंट नंबर 1। अब इसका मतलब क्या है कि चाइना ये कहता है कि अगर मैं यूएस की टेक्नोलॉजी पर या यूएस के इंपोर्ट्स पर अगर मैं भरोसा करूं और यूएस के एक्सपोर्ट्स पर भरोसा करूंगा तो मेरे लिए हो सकता है प्रॉब्लम होगी। तो उसने क्या किया है कि एक तो वो बायलैटरल निगोशिएशंस कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। बायलैटरल मीन्स जैसे भारत के साथ आएगा कि भाई तुम मेरा सामान ले लो, मैं तुम्हें इस प्रकार का सामान इस रेट पे दे दूंगा और इसी के हिसाब से तुम मुझे एक्सपोर्ट भी कर दो। तो 1 to 1 जो निगोशिएशंस हैं कंट्रीज से वो कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि चाइना के बाज़ार जो हैं वो कई दिनों से चढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि चाइना के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे भारत में LIC हुआ जो, तो उस तरह की इंस्टीट्यूशंस को चाइना ने ये कहा है कि आप जम के शेयर्स खरीदिए ताकि बाज़ार नीचे नहीं जाएं और बाज़ार में कोहराम ना बचें। दूसरी चीज़, चाइना के जो बाज़ार हैं उनको ये लग रहा है कि चाइना जो है ना वो जिस प्रकार से स्टिमुलस उसने पूर्व में भी दिया है वैसे ही स्टिमुलस अब इस एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी को बचाने के लिए और उसको और इम्प्रूव करने के लिए चाइना की सरकार कोई स्टिमुलस पैकेज की घोषणा करेगा। तो ये जो सारे इंडिकेशंस हैं ना वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चाइना जो है ना वो ट्रंप के आगे झुकना नहीं चाहता। अब बात ये है कि ट्रंप जो है वो भी अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते और इधर चीन जो है वो अपने आप को ये कहता है कि मैं तो विश्व का लीडर बनना चाहता हूँ, और अगर वो कमज़ोर पड़ेगा तो वो तो उसके इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अब इसका बीच का रास्ता क्या है? देखिए,
इसका जो बीच का रास्ता ये है कि चाइना जो है ना अभी भी बड़े संभल कर कदम रख रहा है, क्योंकि उसको ये बात मालूम है कि जो अमेरिका का बाज़ार उसकी जो एक्सपोर्ट लेड इकनॉमी है, यानी कि वहाँ से जो चीन के बाज़ारों से जो सामान बनता है और जिसको वो एक्सपोर्ट करके उसकी इकनॉमी को बूस्ट, जिसको वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करके इकनॉमी को बूस्ट करता है, वो अत्यंत आवश्यक है। यानी कि चीन को अमेरिका के बाज़ार की आवश्यकता है, साथ ही साथ चीन अपने आप को कमतर भी नहीं आंकना चाहता। तो इसके लिए चाइना ये उम्मीद कर रहा है कि जो अमेरिका में भीतर ट्रंप के इस टैरिफ का विरोध होना शुरू हो जाएगा। अब उसमें एक दो चीज़ें तो होने भी लग गई। एक तो कुछ जनता ने विरोध किया है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो इलोन मस्क जो इनके डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी के जिसको हेड बनाया गया है, तो वो भी इनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और ओपनली वो ये कह चुके हैं कि जो टैरिफ जो है ना ये कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं हल करने वाला नहीं है। अब इसका कारण एक ये भी है कि जो टेस्ला की जो गाड़ियां हैं ना, वो काफ़ी सारी गाड़ियां चाइना में बिकती है और 1/4 मतलब 25% जो 20% जो मार्केट है करीब ये टेस्ला का, वो चाइना में है। अब चाइना ने टैरिफ लगा दिया और इधर अमेरिका में चाइनीज़ गुड्स पे टैरिफ अगर लगा दिया तो ट्रेड वॉर है, उसमें उसका नुकसान तो एलोन मस्क साहब को भुगतना भी पड़ेगा। तो एक तरफ तो वो नाराज़ हैं, दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि वो चाइना को ये उम्मीद है कि जो ट्रंप साहब है ना वो धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड जब प्रेशर उनके ऊपर आएगा तो वो धीरे धीरे इस चीज़ को निगोशिएशन टेबल पर आएंगे। किसके साथ? चाइना के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना कोई भी इस तरह का कदम, एग्रेसिव कदम, मतलब चाइना ये चाहता है अंदर से, जो उसके जितने हाव भाव हैं और जितने उसके लीडर्स के वक्तव्य उनसे ऐसा लगता है कि चाइना ये चाहता है कि वो निगोशिएशन टेबल पर आए, लेकिन वो बिल्कुल ये नहीं चाहता कि वो कमज़ोर दिखे। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की। तो जो भारत में है, तिमाही मौद्रिक नीति की कल घोषणा हुई और उसमें जैसे उम्मीद थी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.25% से कम हो गई है। तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो तो जो बोरोअर्स हैं या जिन्होंने उधार ले रखा है तो उनको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इससे भी कोई भारतीय बाज़ार कोई ज़्यादा खुश नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो पहले से इस बात के चिंतित होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या होगा और भारत के एक्सपोर्ट्स का क्या होगा। लेकिन अब उसको थोड़ी सी, उस भारतीय बाज़ार को थोड़ी सी सांस लेने की फुर्सत मिलेगी। और ये केवल राहत ही है। अभी भी जो बाज़ार में अनिश्चितता के बादल वो छंटे नहीं है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भारतीय बाज़ार कुछ समय के लिए तेज़ी से ऊपर जाएगा, लेकिन ये तेज़ी कितने दिन कायम रहेगी और क्या यह सस्टेनेबल रहेगी, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह है। दूसरी जो ख़राब बात हुई, जो टैरिफ वॉर हुआ और उसके कारण जो ख़राब बात हुई और जिसके लिए हमें तैयार भी रहना है, वो ये है कि आरबीआई ने इस मौद्रिक नीति में जो जीडीपी की फोरकास्ट है वो 6.7 से घटाकर 6.5% कर दी। यानी कि अब हमारी जो आर्थिक वृद्धि की दर जो है वो 6.7% नहीं रह के और 6.5% रहेगी, ऐसा आरबीआई का अनुमान है। आप कहेंगे ये 0.2% से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन 0.2 से ये फ़र्क पड़ता है कि जो 3 ट्रिलियन की 2.5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी होती है, ठीक है, उसमें अगर आप 0.2 से मल्टीप्लाई करें, 0.2% से मल्टीप्लाई करें तो वो काफ़ी बड़ा नंबर आता है। इसलिए हर एक 0.1% और 0.2% एक बड़े नंबर से जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका काफ़ी बड़ा असर होता है और उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट भी अपने आप को एडजस्ट करता है। तो ये वाली बात रही। अब जैसे हमने एक बार पिछली जो हमारी मौद्रिक नीति आई थी उस टाइम हमने ये डिस्कशन किया था कि जो ट्रंप के टैरिफ हैं और इस तरह के विश्व बाज़ार में जो अनिश्चितताएं हैं, उनके कारण कम से कम एक चीज़ ज़रूर होगी, वो ये होगी कि भारतीय जो सरकार है ना उसको एक मौका मिलेगा कि वो आर्थिक सुधारों में तेज़ी लाए। हालांकि अभी उस 3 महीनों में तो कोई भारतीय सरकार के आर्थिक सुधारों की गति में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया, लेकिन कुछ इंडिकेशंस हैं। तो पहला इंडिकेशन तो ये है कि जो आईडीबीआई बैंक की
को प्राइवेटाइजेशन करने की बात जो थी वो उसने साल के पहले महीने में या ये कहें पहले महीने के वित्तीय वर्ष के पहले महीने के दूसरे हफ्ते में ही जोर पकड़ लिया है। अब ये इसलिए भी है कि सरकार को अपने खर्चे के लिए और कुछ पैसे चाहिए, जिसके कारण उन्होंने पेट्रोल पर और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये पर लीटर बढ़ा दी और गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए। और सरकार को ये अनिश्चित वातावरण में सरकार को अपने इनकम को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी ये चाहती है कि ये जो IDBI बैंक का स्टेक सेल हो जाए। इसके अलावा भारतीय सरकार एक और जो कदम ले रही है, जो बहुत अच्छा कदम है, वो ये है कि जो वो अपने अपने डेलीगेशंस, देखिए एक्सपोर्ट जो है भारत की जो 2 सेक्टर हैं उनमें जो एक्सपोर्ट है, एक तो मेरीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और एक जेम्स एंड ज्वेलरी, ये काफ़ी हद तक अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। तो भारत सरकार अपने छोटे छोटे डेलीगेशंस अलग अलग कंट्रीज़ में भेज रही है, स्पेशली जो अमीर कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट के अमीर कंट्रीज़ हैं या ईस्टर्न एशिया के अमेरिकन कंट्रीज़ है, यूरोपियन यूनियन के अमीर कंट्रीज़ है। तो वहाँ पर भेजकर वो इन जो एक्सपोर्ट्स हैं यानी मैरीन से रिलेटेड और जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है। और मैं इस बात को ये भी मानता हूँ कि जो आगे आने वाले समय में भारत सरकार का जोर इस बात पे अवश्य होगा कि कैसे अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को US ओरिएंटेशन से बचाकर अन्य देशों की तरफ भी उसको डाइवर्सिफाई किया जाए। दूसरी बात ये है कि इसी तरह की जो फार्मा कंपनीज़ हैं वो भी अपना फोकस अब चेंज कर रही हैं डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की तरफ, यानी कि वो अपना जो मार्केट है वो एक्सपोर्ट तो रखेंगे ही, लेकिन चूंकि एक्सपोर्ट में अनिश्चितताएं, इसलिए वो अपनी जो दवाइयां हैं वो भारतीय बाज़ार में भी बेचने के लिए एक स्ट्रैटेजी बना रही हैं। हालांकि अभी स्ट्रैटेजी बनाना और उनका ओरिएंटेशन भारत की तरफ होना, क्योंकि देखिए बाज़ार जो है फार्मास्यूटिकल का बाज़ार वो 2 भागों में विभाजित है। एक तो वो जो अपनी दवाइयाँ जो हैं अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में बेचती हैं ज़्यादातर, जैसे ल्यूपिन और अरबिंदो फार्मा, और बाकी जैसे दवाइयाँ कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी जिनका ओरिएंटेशन जो है वो भारतीय बाज़ार की तरफ है, जैसे मैनकाइंड फार्मा। तो ये जो दवाइयों की कंपनियां हैं जैसे ल्यूपिन और अरबिंदो फार्मा, ये अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने के लिए मजबूर होंगी कि वो अपना फोकस जो है थोड़ा सा चेंज करके अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय बाज़ार की तरफ लाएं। दूसरी चीज़, आज TCS के रिजल्ट्स आएंगे। अब बात ये कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखने की है वो ये है कि वो अपना गाइडेंस कैसे देती है। दिक्कत वाली बात ये है कि ये कंपनियां गाइडेंस दे तो दें कैसे, क्योंकि अभी तक तो ये तय नहीं है कि आखिरकार टैरिफ कितना लगने वाला है। 10 तारीख को जो टैरिफ 26% भारत की वस्तुओं के ऊपर लगना था वो घटकर अब 10 रह गया है। अब वो 90 दिन के बाद वो 26 होने वाला है, या 10 कंटिन्यू रहेगा, या बायलैटरल नेगोशिएशंस में कुछ और होगा। तो उस हिसाब से कंपनी के लिए गाइडेंस जो है वो देना, इस माहौल में देना वो थोड़ा सा संभव नहीं होता। और इसी कारण से इन कंपनियों के शेयर्स का भविष्य क्या होने वाला है, या इन शेयर्स की ग्रोथ रेवेन्यू में और प्रॉफिटेबिलिटी में और मार्जिन में क्या होने वाली है, वो भी बड़ी अनिश्चित है। तो ये रही भारतीय और विश्व इकोनॉमी का थोड़ा सा विवरण। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब हम कुछ शेयर्स की बात करेंगे। अब जिन भी शेयर्स की बात करें उनमें आप ये मान लें कि हमारा कोई खरीद या फरोख्त की उन शेयरों के बारे में कोई राय नहीं है। अगर आप हमसे इन्फ्लुएंस होके शेयर्स की खरीद फरोख्त बाज़ार में करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, और आप जब भी इस तरह का कोई निर्णय लें तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लें। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है विनय कपूर जी का गुरुग्राम से। तो उन्होंने ये पूछा है कि शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स कंपनी के बारे में बताएं। तो देखिए, शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल कंपनी एक इंजीनियरिंग कंपनी है और जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाती है और बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक करके मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली ये कंपनी बनाती क्या है और ये किस काम आते हैं। तो देखिए, ये बनाती हैं बायोमेटल और ट्राईमेटल स्ट्रिप्स और शंट रेजिस्टेंस। अब देखिए, बायोमेटल स्ट्रिप या ट्राईमेटल स्ट्रिप, अब ये क्या होता है। तो देखिए, जो 2 स्ट्रिप्स होती हैं बाई मेटल, बाई मीन्स 2
और स्ट्रिप मीन्स एक टुकड़ा। तो ये क्या होता है कि दो मेटल्स का टुकड़ा होता है, वो उनको आपस में जोड़ देते हैं। अब ये जोड़ते क्यों हैं? वो इसलिए जोड़ते हैं कि इनका कोई स्पेशलाइज यूज़ होता है। जैसे अगर आपने फिज़िक्स या इंजीनियरिंग पढ़ी हो आप में से किसी ने, तो उनको पता होगा कि जैसे ही किसी चीज़ को गर्म किया जाता है वैसे वो कुछ मेटल्स जो होते हैं वो तो कुछ ज़्यादा फैलते हैं और कुछ मेटल कम फैलते हैं। अगर दो मेटल्स को जोड़ दिया जाए, जो एक कम फैलता हो और एक ज़्यादा फैलता हो, जोड़ दिया जाए, तो होता क्या है कि वो बैंड हो जाता है। भाई जो ज़्यादा फैलेगा और जो कम फैलेगा, वो अगर उनको प्रेस करके आपस में रख दिया जाए तो वो क्या होता है, वो आप एक जगह से बैंड हो जाता है। और ये जो बैंड होने की प्रॉपर्टी है ना, ये एक्चुअली सर्किट ब्रेकर का काम करती है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें, बाई मेटल और ट्राई मेटल पहले एक बार समझ लेते हैं। ट्राई मेटल स्ट्रिप क्या होता है? ट्राई मेटल में क्या होता है कि दो की जगह तीन मेटल का इस्तेमाल करते हैं और काम वो उसी तरीके के जो बाई मेटल काम करता है उसी तरह के एप्लीकेशंस के ट्राई मेटल स्ट्रिप के हैं। देखिए कहाँ काम आता है। थर्मोस्टेट, जैसे फ्रिज के अंदर थर्मोस्टेट एक होता है, जैसे आप सर्दियाँ जब आती हैं तो आप क्या करते हैं, वो छोटा सा बटन होता है उसको रोटेट कर देते हैं। रोटेट करके आप उसको कम, मीडियम, हाई, जो लो, मीडियम, हाई या नॉर्मल, या उसको ऑफ कर देते हैं। तो वो एक्चुअली थर्मोस्टेट होता है। वो एक्चुअली इसी तरीके की चीज़ है, वो बाईमेटल स्ट्रिप उसके अंदर होती है जिसके थ्रू वो काम करता है। और स्विच गियर्स, आपने जो एमसीबी होती है वो सर्किट ब्रेकर का काम करती है कि अगर कभी भी ओवरफ्लो होती है सर्किट में या करंट ज़्यादा आने लग जाती है तो कोई नुकसान नहीं हो, उसके लिए वो एमसीबी में, तो वहाँ पर भी ये बाईमेटल स्ट्रिप्स काम आती है। फिर ये बैटरी मैनेजमेंट में काम आता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे ईवी की बैटरी जो होती है, वो उसमें कब इसको चार्ज करना है, कब ये डिस्चार्ज होने वाली, कितना करंट निकालती है, कैसे कितना ज़्यादा निकालना है करंट और कितना कम निकालना है, वो भी जो बाईमेटल और ट्राईमेटल की स्ट्रिप्स के थ्रू सर्किट में उस स्ट्रिप को डालते हैं। एग्जैक्ट मैकेनिज्म की आवश्यकता में नहीं है, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है कि बाईमेटल और ट्राईमेटल स्ट्रिप बेसिकली करंट को आगे बढ़ाना या करंट को रोकना या करंट का कंट्रोल, इसके काम आता है। अब दूसरा रहा शंट रेजिस्टेंस। अब ये शंट रेजिस्टेंस क्या होता है? तो शंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि एक ऐसा रेजिस्टेंस, एक ऐसा तार है ना, जो बिजली को फ्लो तो होने दे, है ना, लेकिन साथ ही में वो बिजली की रीडिंग में नाप दे। अब थोड़ा सा टेक्निकल बात है, लेकिन फिर मैं आपको समझा दूं। ये जो है ना, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स या नॉर्मल मीटर्स में भी ये सब चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, तो अब बात ये है कि ये जो शिवालिक बाईमेटल कंट्रोल्स हैं, इसका कितना रेवेन्यू बाईमेटल और ट्राईमेटल से आता है और कितना शंट रेजिस्टेंस वाले प्रोडक्ट से आता है। तो देखिए, बाईमेटल और ट्राईमेटल स्ट्रिप से इनका 55% आता है और 45% जो है इनका बिजनेस शंट रेजिस्टेंस से आता है, और लगभग 40 कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करती हैं। अब ये एक्सपोर्ट के अलावा जैसे डोमेस्टिक में भी अगर ये बेचती हैं तो कुछ तो ये डायरेक्ट OEM को बेच दी। जैसे मान लीजिए किसी को EV व्हीकल वाली कंपनी है या एक नॉर्मल जो कोई मारुति जैसी कंपनी है या टाटा जैसी कंपनी है, तो उनको डायरेक्ट जो है ना ये अपने ये प्रोडक्ट्स जो हैं बेच देती हैं। तो एक तरीका तो ये, और वो डायरेक्ट अपने जाके कार के सर्किट में उसको फिट कर देते हैं। तो एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका ये कि जो ये पार्ट्स बेचने वाले होते हैं ना भाई, जैसे थर्मोस्टेट हुआ और ये आपके जो ये MCB टाइप हुई, तो ये अलग से भी मिलते हैं। तो ये जो पार्ट बेचने वाले हैं तो उनको भी ये बेचते हैं। तो इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की सेलिंग है। अब इनकी अच्छी और ख़ास बात, जैसे मैंने बता दिया आपको कि ये एक तो हाईली स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है और आसानी से जो है वो इसमें कोई दूसरी जो इंडस्ट्री है या दूसरी कंपनी एंटर नहीं कर सकती। दूसरा क्या है कि ये इनके जो प्रमोटर हैं, जो शिवालिक बाईमेटल कंट्रोल के, 40 साल से इस बिज़नेस में हैं और काफ़ी अच्छी उनकी जो है क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप है। तो देखिए, 40 साल से जब भरोसा होता है ना, 40 साल से आदमी बिज़नेस कर रहा होता है, तो जनरली बिज़नेस दूसरे पार्टनर को शिफ्ट नहीं होता या दूसरी कंपनी को जनरली शिफ्ट नहीं होता। अब इसमें दिक्कत वाली बात है क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन जो होती है, क्योंकि इनका जो काम है ना वही मेटल से रिलेटेड है। ठीक है, और मेटल की प्राइसेस जो होती हैं वो काफ़ी ससेप्टेबल हैं, क्योंकि बहुत वॉयलेंटली फ्लक्चुएट होती हैं मेटल की प्राइसेस इंटरनेशनल बाज़ार में। हालांकि ये कोशिश ये करते हैं कि जो अपना कॉन्ट्रैक्ट ये लिखें, जो ये लॉन्ग टर्म सप्लाईज़ के लिए जो अपने OEM से या नॉर्मल अपने जो जिनको पार्ट सप्लायर को के साथ जिनको ये अपना माल भेजते हैं, तो वो जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जब ये करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि वो अपना जो प्राइस है ना, वो एक एस्केलेशन क्लॉज, यानी कि अगर माल की कीमत बढ़ जाएगी तो हम आपको बड़े रेट पर आपको देंगे, इसका क्लॉज भी जनरली रखते हैं। लेकिन फिर भी
एक ही रिस्क तो है ही। दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो है यूज़र इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। जैसे यूज़र इंडस्ट्री क्या है, जैसे ईवी की गाड़ियाँ या नॉर्मल गाड़ियाँ, तो ये जो गाड़ियों में या इस तरह के जो आपने वाइट गुड्स होते हैं, जैसे फ्रिज है, तो इस तरह की चीज़ों की इंडस्ट्री ही जो इनके एंड यूज़र इंडस्ट्री है, यानी फाइनली तो वहाँ जाके इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल होने वाला है, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी पिछले सालों में क्या हुआ कि थोड़ा सा एक्सपोर्ट के मार्केट में भी, यानी बाहर के देशों में भी और भारत के देशों में भी जो कारों की बिक्री है ना, उसमें थोड़ी सी कमी आई। तो इनके प्रोडक्ट की ऑफ कोर्स फिर इनको थोड़ा सा इनको अपने प्रोडक्ट में स्लैकनेस या ढीलापन तो झेलना ही पड़ता है। फिर क्या है कि जो इकोनॉमिक साइकिल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जितना भी इनका प्रोडक्ट है वो ये तो है नहीं आप और हम इस्तेमाल करते हैं, या वो कोई डायरेक्ट की कोई कंज्यूम करने वाला है जिसकी हर रोज़ आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंज आता है, जैसे भी अभी एक अनसर्टेनिटी है विश्व भर की इकोनॉमी में, तो नेचुरली इनको उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप करीब करीब 2200 करोड़ रुपए की, बहुत छोटी कंपनी है, और आरओई बहुत अच्छा है 28% का, डेट टू इक्विटी रीजनेबल है, कम है काफ़ी, तो हर 100 रुपये पे 10 रुपये का इनका कर्जा है, और जो पी भी है ना वो भी काफ़ी रीजनेबल है 27 का। 3 साल की सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है 36% की, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी बहुत अच्छी है, वो करीब करीब 49% की है। अब जो बात यह है कि प्रमोटर का जो स्टेक है वो जून 2024 में 51% था, मतलब जून में, और दिसंबर में ये घट के वो 33% रह गया। तो ये एक इसमें पॉइंट ऑफ कंसर्न है जिसको एक डीप एनालिसिस की आवश्यकता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो प्रमोटर का जो स्टेक है वो 51% से घटकर 33% रह गया। एफआईआई के पास जो है वो लगभग 4% है, डीआईआई के पास कभी करीब करीब 21% और पब्लिक के पास 4% है। तो ये रही शिवालिक बायोमेटल की बात। खरीद फरोख्त की मेरी कोई राय नहीं है, वैसे कंपनी ठीक ठाक लगती है अगर विश्व बाज़ार में ये जो अनसर्टेनिटी है ये ख़त्म हो जाए और जो विश्व बाज़ार में या और भारतीय बाज़ारों में जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो बढ़ें तो। अब दूसरा क्वेश्चन है मोहम्मद रफ़ीक साहब का, वो ये कहते हैं कि नेटवेब टेक्नोलॉजी जो है वो उसका वैल्यूएशन अच्छा है क्या। तो देखिए जुलाई 2023 में इसका नेटवेब का आईपीओ आया था, और हमने अभी कुछ दिनों पहले इसके ऊपर नेटवेब के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने उस पूरी कंपनी का बिज़नेस मॉडल को अच्छे से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया था। तो अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में से उस वीडियो को निकाल के आप देख सकते हैं कि वो कंपनी करती क्या है। अब बात रही वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन की बात करूं उससे पहले आपको मैं एक बात समझा दूं कि ये जो कंपनी है ये केवल असेंबलर है, यानी कि जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात करते हैं ना कि बड़े हाई एंड कंप्यूटर बनाते हैं और ये सब चीज़ें बनाते हैं, तो वहाँ पर ये जो कंपनी है ना इसका काम केवल असेंबली करने का है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी सिस्टम बनता है या जो बड़े हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम ये कहते हैं कि हम बनाते हैं, हम बड़ी टेक्निक में है, मतलब कटिंग एज टेक्निक में हम, मतलब लेटेस्ट टेक्निक में हम, हमारी इंडस्ट्री या नेटवेब वाले हैं। तो आप कृपया ये ध्यान रखें कि ये जो चिप्स हैं वो एनवीडिया की मंगाते हैं, इसलिए ये अपने प्रेजेंटेशंस में एनवीडिया को अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाते हैं। तब आप समझ लीजिए वैल्यू किसकी, वैल्यू एनवीडिया के चिप्स की है। और काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्री हो सकती हैं कंपटीशन में आगे आने वाले समय में कि वो इस नेटवेब टेक्नोलॉजी को टक्कर दे। ठीक है, अभी तक इसको कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं ये बात मानता हूँ आज भी इसका गिरावट के बावजूद भी इसका P80 का है, जो मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल है, क्योंकि ये खुद इनोवेशन कुछ नहीं करती है कंपनी, है ना। ठीक है, बिजनेस लाना और एक सिस्टम बना के देना वो दूसरी बात है, लेकिन अगर यही कंपनी कोई चिप प्रोड्यूस कर रही होती तो शायद इसका 80 का P सस्टेनेबल भी होता, लेकिन वो ऐसा नहीं है। फिर सनातन भारत साहब जो हैं वो हाईटेक पाइप कंपनी के बारे में पूछते हैं। तो देखिए जो हाईटेक पाइप कंपनी है वो स्टील ट्यूब पाइप बनाती है और फ्लैट स्टील प्रोडक्ट बनाती है। शीट्स जो होती है ना, स्टील की शीट्स और स्टील के पाइप वगैरह जो है ना, तो उसमें कई वेरिएशन इन्होंने करने की कोशिश की है। ठीक है, अब ये पाइप्स कहाँ काम आते हैं, तो देखिए एग्रीकल्चर में काम आते हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आते हैं, फिर ऑटोमोबाइल में काम आते हैं, और इंडस्ट्रियल यूज़ भी जहाँ जहाँ स्टील पाइप और स्टील शीट्स का यूज़ होता है आप सोच सकते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इनके देखिए 6 प्लांट हैं
और 4 स्टेट में फैले हुए हैं। इसका मतलब क्या है, वो चारों स्टेट से का मार्केट तो इनके लिए आसानी से एक्सेसिबल है, या वो आसानी से उन मार्केट को पहुंच सकते हैं वहाँ पर। फिर 19 स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस है, अच्छी बात है, अच्छा नेटवर्क है इनका। 500 से ज़्यादा इनके डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 350 से ज़्यादा लोगों से, कैसे आर्किटेक्ट से इन्होंने कांटेक्ट कर रखा है, यार तुम हमारा माल लेना। फिर जो ठेकेदार हैं उनसे कांटेक्ट कर रखा है कि यार तुम देखो कभी भी कहीं ठेका लेने जाओ तो हमारा माल लेना। और ऐसे ही इन्होंने जो बिल्डर्स हैं वो उनसे भी इन्होंने कांटेक्ट कर रखा है। तो अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस तरह के लोगों से इन्होंने कांटेक्ट कर रखा है। अब इस कंपनी का जो मार्केट कैप है उसकी बात करें तो ये करीब करीब 1900 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी जो है 0.38 है। आरओई जो है वो 7.7% है। पी 36 का है। देखिए आरओई जो है ना वो है 7.7%, लो बैरियर्स टू एंट्री इस इंडस्ट्री में। यानी शीट, आपको जो शीट्स होती है ना वो, और ये जो पाइप्स हैं बनाने वाली बहुत सी इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज में भी है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी। तो पहली चीज़ तो ये कि कंपटीशन बहुत है। फिर क्या है कि एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी आ सकता है। और सबसे पहले वो आदमी ये सोचता है क्या इंडस्ट्री लगाऊँ मैं, आयरन की शीट्स की, आयरन के पाइप्स की इंडस्ट्री लगा लेता हूँ। फिर क्या है, रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन बहुत है। तो आपके पास अगर ब्रांड होता है ना, ठीक है, तब तो आप लोग ब्रांड के नाम से लेते हैं। तो वहाँ तो आप रॉ मटेरियल का जो फ्लक्चुएशन हो, आपकी कॉस्ट बढ़ी, जैसे रॉ मटेरियल का फ्लक्चुएशन हो, तेज़ हो गया बाजार में रॉ मटेरियल का रेट, तो आप क्या करेंगे, आपका ब्रांड अगर अच्छा होगा तो लोग ब्रांड से लेके जाते हैं। तो वहाँ तो आप ये कर सकते हैं कि आप रॉ मटेरियल का जो एस्केलेशन है या प्राइस जो बढ़ी वो सामने वाले व्यक्ति को पास ऑन कर दें। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ब्रांड नहीं, हालांकि ये ब्रांडिंग करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। फिर 3 साल की जो इनकी सेल्स है वो 29% बढ़ी और 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 31% बढ़ा है। अब बात आती है प्रॉफिट की। तो देखिए मार्च 24 में इनका जो प्रॉफिट था, मार्च 2024 में इनका जो प्रॉफिट था वो 52 करोड़ था, लेकिन रिसीवेबल्स यानी उधारी 90 करोड़ थी। और जैसे ये सिचुएशन आती है वैसे ही आप, वो हमने जो वीडियो बनाया था मिष्ठान फूड का, उसको याद कर लीजिए। ये कंपनी बहुत ही रिस्की हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी जो है आपका आरओई बहुत कम है, आपका डेट टू इक्विटी करीब करीब हर 100 रुपये पे 40 रुपये आपके ऊपर कर्ज है, और पी आपका 36 का है। तो फिर कंपनी में मतलब आगे कैसे बढ़ेगी वो कंपनी, वो तो उसको फिर उधार लेना पड़ेगा आपको। आपने क्या कर रखा है कि आपने माल उधार पे बेच रहे हो और प्रॉफिट दिखा रहे हो आप। तो इस तरह की जो कंपनीज होती है ना वो बहुत ज़्यादा रिलायबल या उनके वीक फाइनेंशियल वाली कंपनी है। ठीक है, बात करते हैं प्रमोटर के स्टेक की। तो प्रमोटर का जो स्टेक है वो करीब करीब 44% है। जो एफआईआई का स्टेक है वो 10% है। जो डीआईआई का स्टेक है वो 17% है, और जो पब्लिक का स्टेक है वो है 29%। प्रोमोटर का 44 और पब्लिक का 29। तो जैसे हमेशा की तरह होता है, तो ये भी जो इनका फैड चल रहा है, मतलब जो छोटे मार्केट कैप वाली है, स्मॉल कैप वाली कंपनी, 1900 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी, जैसे हमेशा हमारे रिटेलर्स जो होते हैं वो उनका फोकस ये रहता है कि छोटी कंपनी लूँ, क्योंकि बाज़ार में चल रहा होता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप चल रहे हैं। लेकिन इस कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है ना वो बिल्कुल भी इस कंपनी के वैल्यूएशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए आप सावधान रहें। तो आज तक यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।